नमस्कार। आज हमारे पास स्रोतों का एक ऐसा ढेर है जो ऊपर से देखने पर बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं। बिल्कुल। एक तरफ अफ्रीका में एक शांति समझौते की सुर्खियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत के एक गांव में एक किसान की खामोश त्रासदी। हम्म। हम डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों की लड़ाई को भी देखेंगे और न्याय के लिए एक एसिड अटैक सर्वाइवर के 16 साल लंबे इंतजार को भी। हाँ, 16 साल। तो सवाल ये है कि इन सबको एक साथ देखने का मतलब क्या है। आज हम यही कोशिश करेंगे। हम उन दरारों को देखेंगे जो बड़ी-बड़ी नीतियों, समझौतों और कानूनों और जमीन पर जी रहे लोगों की हकीकत के बीच मौजूद हैं। सही। तो चलिए इन हेडलाइंस को कुरेद कर देखते हैं कि अंदर असल में चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें जश्न है, उम्मीद है और शायद बहुत सारा दिखावा भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोंगो और रवांडा के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में तस्वीरें खिंचवाई गईं, बड़े-बड़े वादे हुए। बिल्कुल। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम कुछ रेयर अर्थ लेंगे, कुछ संपत्ति निकालेंगे और हर कोई बहुत पैसा कमाएगा। हाँ, ये बयान तो बहुत कुछ कहता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई शांति का रास्ता है या फिर ये सिर्फ एक बड़ी डील है जिसे शांति का नाम दिया जा रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और ट्रंप का वो बयान जाने अनजाने में समझौते की असलियत की तरफ इशारा करता है। कैसे? देखिए, सतह पर दो मांगे हैं। कोंगो चाहता है कि रवांडा पूर्वी कांगो से अपनी सेना हटाए। ठीक है। और रवांडा चाहता है कि कोंगो अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे हुतू मिलिशिया ग्रुप्स को खत्म करें। ये तो वही कागजी बात। बिल्कुल। लेकिन असली पैंच M23 नाम के विद्रोही समूह पर फंसा हुआ है। जब तक M23 और कांगो सरकार के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक ये सब बेकार है। तब तक ये समझौता सिर्फ एक फोटो ऑप बन के रह जाएगा। लड़ाई तो जमीन पर अभी भी चल रही है। ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है। मतलब एक तरफ दो देशों के बीच समझौता हो रहा है और दूसरी तरफ उसी इलाके में एक तीसरा गुट है जो मानने को तैयार नहीं। ये M23 है कौन और इस पूरे संघर्ष की जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी और खूनी हैं। ये कहानी 1994 के रवांडा नरसंहार से शुरू होती है। 1994? जी, जहां हुतू कट्टरपंथियों ने करीब 8 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला था। जब नरसंहार करने वाली सरकार गिरी तो हजारों की संख्या में हुतू लड़ाके भागकर पड़ोसी देश कांगो चले गए। अच्छा। रवांडा का आरोप है कि उन्हीं में से कुछ आज भी कांगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के जवाब में M23 समूह खड़ा हुआ, जो कहता है कि वो कांगो में रहने वाले तुत्सी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन इसमें भी कोई पेच होगा। बिल्कुल। कांगो और UN के एक्सपर्ट्स का सीधा आरोप है कि M23 को हथियार और समर्थन रवांडा की तुत्सी नेतृत्व वाली सरकार से ही मिलता है। एक मिनट, मतलब रवांडा एक तरफ तो शांति समझौते पर दस्तखत कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। ये तो अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। और यहीं पर ट्रंप का रेयर अर्थ वाला बयान अहम हो जाता है। वो कैसे? पूर्वी कांगो खनिजों का खजाना है। कोबाल्ट, सोना और वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हमारे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी हैं। कई सालों से ये आरोप लगते रहे हैं कि इन खनिजों की अवैध माइनिंग और तस्करी में कई पड़ोसी देश और विद्रोही गुट शामिल हैं। तो हो सकता है कि ये शांति समझौता एक तरह से संसाधनों की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण हो, जहां शांति की आड़ में आर्थिक हितों को साधा जा रहा है। शायद। तो आज असल में हो क्या रहा है? क्या शांति की कोई उम्मीद भी है? उम्मीद तो हमेशा होती है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी रुकावट यही है कि M23 ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर ट्रंप का दावा? तो ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने युद्ध खत्म कर दिया है बहुत जल्दबाजी लगता है। असली शांति के लिए सिर्फ कागज पर दस्तखत काफी नहीं होंगे। नरसंहार के जख्मों को भरना होगा, समुदायों के बीच भरोसा कायम करना होगा और सबसे बढ़कर इस इलाके को संसाधनों के लालच से मुक्त करना होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक शांति एक नाजुक धागे से बंधी रहेगी। बिल्कुल। अफ्रीका में हमने देखा कि कैसे जमीनी गुट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को चुनौती दे रहे हैं। एक अलग तरह का संघर्ष भारत में भी चल रहा है, जहां सरकार और नागरिकों के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान है। हाँ, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी अलग है। बिल्कुल। ये लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि हमारी स्क्रीन के पीछे डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। हाल ही में संचार साथी ऐप का मामला सामने आया। हाँ, वो तो बड़ा दिलचस्प था। सरकार ने आदेश दिया कि 2026 से हर नए फोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए,
लेकिन 48 घंटे के अंदर ये आदेश वापस ले लिया गया। ऐसा क्या हुआ? ये एक बहुत ही कमाल का केस स्टडी है। सरकार ने कहा कि ये ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए है। जो सुनने में तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसकी गहराई में जाना शुरू किया, चिंताएं सामने आने लगी। ये अब कितना डेटा इकट्ठा करेगा, उस डेटा का इस्तेमाल कौन करेगा? क्या इससे सरकार नागरिकों पर 24 घंटे नजर रख सकेगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। और क्या नागरिकों से इसकी सहमति ली गई? कहा जा रहा है कि एप्पल जैसी कंपनियों ने इसे अपने फोन में डालने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। जी। ये घटना एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करती है, जिसे हमारे एक स्रोत में डिजिटल संविधानवाद कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझते जैसे सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं, हाँ, जो हमारी सुरक्षा और आज़ादी दोनों सुनिश्चित करते हैं। वैसे ही डिजिटल संविधानवाद का मतलब है कि इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के लिए भी कुछ बुनियादी नियम होने चाहिए। ये नियम संविधान के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, जैसे हमारी निजता का अधिकार, बोलने की आज़ादी और सरकार की जवाबदेही। बिल्कुल। ये ऐसे नियम होने चाहिए जिन्हें सरकार भी अपनी मर्जी से न तोड़ सके। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकादमिक विचार है, या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है? इसका असर हर पल पड़ रहा है। आज आप बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजना का फायदा लेने तक हर जगह डिजिटल सिस्टम से गुजरते हैं। सही बात है। ये सिस्टम अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी जानकारी के बिना हमारा डेटा प्रोसेस करते हैं। इससे ताकत कुछ सरकारी एजेंसियों और बड़ी टेक कंपनियों के हाथों में सिमट जाती है। हम सिर्फ एक वोटर या नागरिक नहीं, बल्कि डेटा का एक स्रोत बनकर रह जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की याद आती है। हाँ, लेकिन आज की निगरानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अदृश्य है। आपका फोन आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, आपके क्लिक्स आपका व्यवहार बता रहे हैं। ये डर लोगों में सेल्फ सेंसरशिप पैदा करता है। बिल्कुल, लोग कुछ लिखने या बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं उन पर नजर तो नहीं रखी जा रही है। ये तो वाकई डरावना है। भारत में तो निजता अब एक मौलिक अधिकार है, और हमारे पास एक नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी है। तो क्या वो काफी नहीं है? सैद्धांतिक रूप से तो है, लेकिन असलियत में 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत कमजोर है। उसमें क्या खामी है? इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लगभग हर तरह की छूट दे देता है। मतलब सरकार जब चाहे जैसे चाहे आपका डेटा एक्सेस कर सकती है, और उसे कानून से कोई खास रोक टोक नहीं होगी। और नागरिकों के लिए? नागरिकों के लिए शिकायत करने और मुआवजा पाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल और कमजोर है। तो फिर समाधान क्या है? अगर कानून में ही खामियां हैं, तो हम अपने डिजिटल अधिकारों को कैसे बचाएं? स्रोतों के अनुसार एक बहुआयामी समाधान की जरूरत है। पहला, एक स्वतंत्र डिजिटल अधिकार आयोग बनाने का सुझाव है। एक मिनट रुकिए, क्या ये एक और सरकारी समिति बनकर नहीं रह जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हमारे पास पहले से ही मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं हैं जो अक्सर बहुत प्रभावी नहीं हो पाती। इसे अलग क्या बनाएगा? इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी शक्तियां और स्वायत्तता दी जाती है। ये सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी ना हो, बल्कि इसके पास जांच करने और जुर्माना लगाने की भी ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा निगरानी कानूनों को सख्त करना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें डिजिटल साक्षरता को एक आंदोलन बनाना होगा। जब तक आम लोग ये नहीं समझेंगे कि उनका डेटा कितना कीमती है, तब तक कोई भी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। डिजिटल दुनिया के इस संघर्ष से अब हम जमीन के एक बहुत ही ठोस और दर्दनाक संघर्ष पर आते हैं। ये कहानी गुजरात के एक 60 साल के किसान धना भाई जादव की है, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। उनके बेटे ने बताया कि 2 वजहें थीं। कपास का भाव जो एकदम से गिर गया, और बेमौसम बारिश जिसने बची खुची फसल भी बर्बाद कर दी। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। किसान संगठन कह रहे हैं कि गुजरात में हाल के दिनों में 6 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 4 कपास किसान थे। 4 कपास किसान? जी। ये संकट खासकर सौराष्ट्र के इलाके में बहुत गहरा है, जो कपास की खेती का गढ़ माना जाता है। यहाँ वही तनाव साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ सरकारी नीतियां और दूसरी तरफ किसान की जमीनी हकीकत। कीमतों में इतनी भारी गिरावट आई कैसे? किसान इसकी क्या वजह बता रहे हैं? किसानों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बेमौसम बारिश तो एक कारण है ही, लेकिन असली चोट सरकार की आयात नीति से लगी है। आयात नीति? हाँ, सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया है। सरकार का तर्क है कि इससे कपड़ा उद्योग को मदद मिलेगी, और इससे कपड़े सस्ते होंगे तो आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। सुनने में तो ये तक सही लगता है। बिल्कुल,
लेकिन अगर कपड़ा उद्योग को फायदा हो रहा है तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? सरकार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी देती है, क्या किसानों को वो नहीं मिल रहा? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। किसानों की हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है। क्या है हकीकत? कपास के लिए एमएसपी 7,710 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन बाजार में किसानों को सिर्फ 4,500 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। ये लागत से भी कम है। और सरकार खरीद नहीं रही? आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सरकार ने सिर्फ 34% कपास की खरीद एमएसपी पर की थी। बाकी 66% किसानों को बाजार के रहमोगरम पर छोड़ दिया गया। और जब किसानों ने विरोध किया तो 84 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब एक तरफ सरकार आयात करके बाजार में कीमत गिरा रही है और दूसरी तरफ वो खुद एमएसपी पर फसल खरीदने की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर रही। बिल्कुल। इस संकट का कोई और पहलू भी है? मैंने सुना है बीजों और मिलों से जुड़ी भी कुछ समस्याएं हैं। हाँ, इसकी कई परतें हैं। एक बड़ी समस्या भारत में कपास की प्रति एकड़ कम पैदावार है। अच्छा। एक जिनिंग मिल के मालिक के हवाले से स्रोत में बताया गया है कि ब्राजील में 1 बीघे में 60 से 70 मण कपास होती है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 12 से 15 मण। इतना फर्क क्यों? वजह है अच्छी क्वालिटी के बीजों की कमी, जिनकी कीमतों पर सरकार ने कैप लगा रखा है, तो बड़ी कंपनियां रिसर्च में पैसा नहीं लगाती। और मिलों का क्या हाल है? आयात शुल्क हटने से जिनिंग मिलें भी बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि अब बड़ी स्पिनिंग मिलें भारतीय किसानों से कपास खरीदने के बजाय सीधा सस्ता आयातित कपास खरीद रही हैं। इस पूरे चक्र में हर कोई पिस रहा है। इस निराशा के माहौल में क्या कोई उम्मीद की किरण है? किसान क्या कर रहे हैं? कुछ किसान अब पारंपरिक काला कपास जैसी देसी किस्मों की ओर लौट रहे हैं। इसमें लागत कम है, कीटनाशक कम लगते हैं। ये एक तरह से इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है, आप कह सकते हैं, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह संकट दिखाता है कि जब नीतियां एयर कंडीशन्ड कमरों में बनती हैं और जमीन की हकीकत को नजरअंदाज करती हैं, तो उसकी कीमत धनाभाई जाधरेव जैसे किसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एक किसान की आर्थिक न्याय की लड़ाई से अब हम एक सर्वाइवर के कानूनी न्याय की लड़ाई पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि एक एसिड अटैक पीड़िता को 16 साल बाद भी न्याय नहीं मिला है। 16 साल? हमला 2009 में हुआ था। ये सुनकर ही यकीन नहीं होता। और ये बात सिर्फ हमें और आपको नहीं, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हैरान कर गई। उन्होंने इस देरी पर बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने इसे सिस्टम का मजाक कहा। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि एसिड अटैक के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए, जहां रोजाना सुनवाई हो। ये किसका मामला था? और 16 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग लेकर पहुंची थी? ये याचिका शाहीन मलिक ने दायर की थी। उन पर 26 साल की उम्र में एसिड से हमला हुआ था। अनगिनत सर्जरी के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ब्रेव सोल्स नाम का एक एनजीओ शुरू किया। कमाल है। हाँ, और उनकी याचिका सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि सभी सर्वाइवर्स के लिए थी। उनकी मुख्य मांग थी कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को औपचारिक रूप से विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांग माना जाए। ये मांग इतनी जरूरी क्यों है? क्या उन्हें वैसे भी सरकारी मदद नहीं मिलती? मिलती हैं, लेकिन ये मांग उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे विकलांगता के रूप में मान्यता मिलने का मतलब है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में मौके और सामाजिक सुरक्षा का एक स्थायी ढांचा। यह उन्हें दया का पात्र बनाने के बजाय अधिकार संपन्न नागरिक बनाता है। बिल्कुल। उनकी याचिका में एक और बहुत जरूरी बात थी, उन पीड़ितों को भी शामिल करना जिन्हें जबरदस्ती एसिड पिलाया गया था। अच्छा। उनके जख्म बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके अंदरूनी अंग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। सिस्टम अक्सर ऐसे अदृश्य घावों को पहचानता ही नहीं। देश में इस भयानक अपराध की स्थिति क्या है? क्या ये मामले कम हो रहे हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में देश भर में एसिड अटैक के 207 मामले दर्ज हुए हैं। 207? जी, और इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये किसी की पहचान, उसके चेहरे और उसके भविष्य को मिटाने की कोशिश है। और जब न्याय मिलने में 16 साल लग जाएं, तो ये सिस्टम की दूसरी क्रूरता है जो सर्वाइवर को हर रोज झेलनी पड़ती है। सही कहा। व्यक्तिगत न्याय की इस लड़ाई से अब हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो एक तरह से हम सबके सामूहिक भविष्य के न्याय से जुड़ा है, जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में आई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 13 पायदान फिसलकर 23वें नंबर पर आ गया है।
और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोयले से हमारी मोहब्बत, जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक पहेली। एक तरफ अगर हम कोयला प्लांट बंद करते हैं तो लाखों नौकरियां जाएंगी और सस्ती बिजली भी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोयला जलाना जारी रखते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण और उसके कारण होने वाली तबाही को न्योता दे रहे हैं। तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए चिली का अनुभव देखने लायक है। चिली, ये दिलचस्प है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे? चिली ने एक कमाल का काम किया है। सिर्फ 8 सालों में उन्होंने अपने बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 43.6% से घटाकर सिर्फ 17.5% कर दी। 17.5%, बस। जी, आज उनकी 60% से ज्यादा बिजली सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से आती है। ये हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने कार्बन पे टैक्स लगाया, पुराने कोयला प्लांट्स के लिए प्रदूषण के नियम सख्त कर दिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक प्रतिस्पर्धी सिस्टम बनाया। 1 मिनट, 43% से 17%, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन भारत और चिली में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी आबादी, हमारी ऊर्जा की जरूरतें उनसे कई गुना ज्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम चिली के मॉडल को सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? हमारी कोयले पर निर्भरता बहुत गहरी और जटिल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में तो पूरे के पूरे जिले ही कोयला अर्थव्यवस्था पर टिके हैं। खदानों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक लाखों लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं। अगर हम रातों रात इन्हें बंद कर दें तो एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। चिली में कोयला उनकी अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा था और वहां की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी तेज बदलावों के लिए तैयार थे। तो फिर भारत के लिए रास्ता क्या है? अगर हम चिली नहीं बन सकते तो हम क्या बने? स्रोत एक 3 आयामी रणनीति का सुझाव देते हैं। पहला है भौतिक बदलाव, यानी सबसे पुराने और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट्स को सबसे पहले बंद किया जाए। ठीक है। दूसरा है बाजार और नियमों में सुधार। कोयले पर कार्बन प्राइसिंग जैसी व्यवस्था लागू की जाए ताकि वो महंगा हो और साफ सुथरी ऊर्जा सस्ती लगे। और तीसरा, जो लोग कोयला सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? यही सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा है, न्याय संगत परिवर्तन यानी जस्ट ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि कोयला खदानों और प्लांट्स में काम करने वाले श्रमिकों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उनके लिए नई नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे, उन्हें दूसरे स्किल्स में ट्रेनिंग देनी होगी। इसके लिए एक समर्पित ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड बनाने का भी सुझाव दिया गया है। ये बदलाव आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें वक्त लगेगा, पैसा लगेगा और सबसे बढ़कर एक ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। तो आज की इस चर्चा में हमने कई दुनियाओं का सफर किया, कांगो के संघर्षग्रस्त मैदानों से लेकर गुजरात के कपास के खेतों तक, हमारे फोन की अदृश्य दुनिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक। और इन सभी कहानियों में एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। ये धागा है ऊपर से बनाई गई योजनाओं और जमीन पर जी रही जिंदगी के बीच का टकराव। एक शांति समझौता जो विद्रोहियों की मर्जी के बिना बनाया गया, एक आयात नीति जो किसान की लागत को नहीं देखती, एक निगरानी ऐप जो नागरिक की सहमति नहीं लेता, एक न्याय व्यवस्था जो सर्वाइवर के 16 साल के इंतजार को नहीं समझती, और एक ऊर्जा नीति जो उन लाखों लोगों के भविष्य को दांव पर लगा सकती है जिनकी जिंदगी कोयले से चलती है। आज के स्रोतों ने हमें जमीन, डेटा, फसल और न्याय पर चल रहे इन संघर्षों को दिखाया। इन सबको एक साथ देखकर मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे बनाएं, चाहे वो शांति के लिए हो, तकनीक के लिए या आर्थिक मदद के लिए, जो अप्रत्याशित सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हों। जैसे कि एक विद्रोही गुट का हथियार डालने से इनकार करना या बेमौसम बारिश का फसल बर्बाद कर देना। जब कागज पर बनी कोई निपुण योजना जमीन की मैसी हकीकत से टकराती है तो झुकना किसे चाहिए, योजना को या इंसान को?